कक्षा 11 जीव विज्ञान के अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हमारे पास जो नोट्स मौजूद हैं वे किसी भी छात्र या इस विषय को जानने के इच्छुक व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन खजाना है। जी, और इस चर्चा का हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। आज हम इन पूरे नोट्स के हर एक पन्ने, हर एक लाइन और हर एक चित्र को बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ेंगे और समझेंगे जैसे कोई शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाता है। इसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। और अध्याय 10 एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स, एग्जाम रिविजन सीरीज, एनसीईआरटी 100% कवरेज। तो इस पहले पन्ने पर एक बहुत ही शानदार दृश्य है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक डीएनए की संरचना जो कुंडलित होकर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का रूप ले रही है। इसे समझना बहुत आसान है। हमारे शरीर की सारी जानकारी, सारे निर्देश इसी डीएनए में छिपे होते हैं। यह डीएनए एक बहुत लंबे धागे की तरह होता है। जब कोशिका को कोई काम करना होता है या विभाजित होना होता है तो वो इस लंबे धागे को उलझने से बचाने के लिए कसकर लपेट देती है। अच्छा। और यही लिपटी हुई संरचना एक्स आकार के गुणसूत्र के रूप में दिखाई देती है। ये तो एक बेहतरीन शुरुआत है। अब जब जीवन के ब्लूप्रिंट की बात हो ही रही है तो ये जानना जरूरी है कि जीवन की असल शुरुआत कैसे होती है। नोट्स के अगले हिस्से का शीर्षक है जीवन की शुरुआत एक कोशिका से, इंट्रोडक्शन। जी, इसमें बताया गया है कि आप जानते हैं सभी जीव अपना जीवन एक कोशिका, सिंगल सेल से शुरू करते हैं। कोशिका की विशेषता वृद्धि, ग्रोथ और जनन, रिप्रोडक्शन। इस बात को गहराई से समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कैसे एक पैतृक कोशिका या पेरेंट सेल विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाएं, डॉटर सेल्स बनाती हैं और फिर उन दो से लाखों कोशिकाएं बन जाती हैं। जी, कल्पना की जा सकती है कि एक बहुत बड़ा पेड़ जो आसमान छू रहा है या एक पूर्ण विकसित इंसान, ये सब शुरुआत में सिर्फ एक अकेली अत्यंत सूक्ष्म कोशिका ही थी। वह एक कोशिका खुद को बढ़ाती है, फिर 2 में बढ़ जाती है, फिर वे 2 4 में, और यह चक्र चलता रहता है। बिल्कुल, यही वृद्धि और जनन कोशिका की सबसे बड़ी ताकत और विशेषता है। एक बिंदु से शुरू होकर इतना विशाल शरीर बन जाना वाकई विज्ञान का चमत्कार है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया बिना किसी नियम के नहीं होती। तो ये नियम क्या है? नोट्स के अगले पन्ने पर सवाल है, कोशिका चक्र क्या है? व्हाट इज सेल साइकिल? जी बताइए, इसमें क्या लिखा है? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है घटनाओं का वह अनुक्रम, सीक्वेंस, जिसमें कोशिका 1 अपने जीनोम का द्विगुणन करती है, 2 अन्य संघटकों का संश्लेषण करती है, 3 अंत में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस समय सीमा और क्रम को दर्शाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक घड़ी जो बताती है कि मनुष्य की कोशिका 24 घंटे में विभाजित होती है, और साथ ही एक स्टॉप वॉच जो बताती है कि यीस्ट की कोशिका सिर्फ 90 मिनट लेती है। 90 मिनट मतलब बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल। सरल शब्दों में कहें तो कोशिका चक्र एक बहुत ही अनुशासित रूटीन है। बंटने से पहले कोशिका को अपना सारा सामान, खासकर अपना डीएनए यानी जीनोम, डबल करना पड़ता है। फिर वो अपने अंदर के बाकी हिस्सों को बनाती है और जब सब कुछ तैयार हो जाता है तब जाकर वो 2 हिस्सों में बंटती है। अलग अलग जीवों में इस पूरी प्रक्रिया का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन नियम यही रहता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़े इवेंट की तैयारी की जा रही हो। तो इस पूरी प्रक्रिया में समय का बंटवारा कैसे होता है? नोट्स में आगे कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल समझाई गई हैं। हाँ, इसमें लिखा है 1 अंतरावस्था, इंटरफेज, 95% से अधिक समय विश्राम प्रावस्था, वृद्धि प्लस डीएनए प्रतिकृतिकरण। 2 एम प्रावस्था, माइटोसिस, वास्तविक विभाजन 1 घंटे से भी कम समय। तैयारी और काम के इस अनुपात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पाई चार्ट। इस चार्ट को देखकर साफ पता चलता है कि कोशिका अपना ज्यादातर समय यानी पूरे चक्र का 95% हिस्सा केवल तैयारी करने में लगाती है, जिसे अंतरावस्था कहते हैं। बिल्कुल। और जो असल बंटवारा है, जिसे एम फेज कहते हैं, वो बहुत ही कम समय में हो जाता है।
अगर इंसानी कोशिका की 24 घंटे की साइकिल को देखें तो 23 घंटे सिर्फ वृद्धि और डीएनए की कॉपी बनाने में लग जाते हैं। बाप रे। हाँ, और असली विभाजन 1 घंटे से भी कम समय में पूरा हो जाता है। यानी तैयारी में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। इस लंबी तैयारी के अंदर क्या क्या होता है ये नोट्स के अगले भाग में बताया गया है, जिसका शीर्षक है अंतरावस्था के 3 चरण, इंटरफेस स्टेप्स। पहला चरण है जीवन प्रावस्था, गैप 1, लगातार वृद्धि, डीएनए प्रतिकृति नहीं होती। दूसरा चरण है एस प्रावस्था, सिंथेसिस, डीएनए का निर्माण, मात्रा दोगुनी, 2C से 4C, गुणसूत्र संख्या नहीं बदलती, 2N से 2N, तारक केंद्र, सेंट्रियोल का प्रतिकृतिकरण। और अंतिम है G2 प्रावस्था, गैप 2, प्रोटीन का निर्माण। यह हिस्सा किसी भी परीक्षा के नजरिए से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे किसी यात्रा पर जाने से पहले की सूटकेस पैकिंग की तरह समझा जा सकता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका बस सामान्य रूप से बढ़ती है, लेकिन एस प्रावस्था सबसे खास है। अच्छा, क्यों? यहीं पर अंदर का सामान यानी डीएनए 2 गुना हो जाता है। वो 2C से 4C हो जाता है। लेकिन यह एक पैच है जिसे समझना जरूरी है। सामान डबल हो जाता है, लेकिन सूटकेस यानी गुणसूत्र की संख्या उतनी ही रहती है। मतलब 2N से 2N ही रहती है? जी बिल्कुल। इसके साथ ही जंतु कोशिका में विभाजन में मदद करने वाला तारक केंद्र भी डबल हो जाता है। और अंत में G2 प्रावस्था में विभाजन के लिए जरूरी कुछ खास प्रोटीन बनाए जाते हैं। सामान डबल लेकिन बैग उतने ही। ये याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या शरीर की हर कोशिका हमेशा इसी चक्र में घूमती रहती है? नोट्स के अगले हिस्से शांत अवस्था, G0 फेज, क्वीसेंट स्टेज में इसका जवाब है। पढ़िए। इसमें लिखा है कुछ कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती, उदाहरण हृदय कोशिकाएं। ये G1 से निकलकर निष्क्रिय अवस्था G0 में पहुंचती हैं। ये मरती नहीं है, सक्रिय रहती हैं और केवल आवश्यकता पड़ने पर विभाजित होती हैं। इस विशेष अवस्था को दर्शाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक दिल का आइकॉन जो G0 अवस्था में है। ये बहुत ही रोचक तथ्य है कि शरीर की हर कोशिका हमेशा विभाजन के मूड में नहीं रहती। अच्छा। दिल की कोशिकाएं या दिमाग की कोशिकाएं एक बार बन जाने के बाद इस चक्र से बाहर निकलकर एक तरह के स्टैंड बाय मोड में यानी G0 में चली जाती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे काम नहीं कर रही हैं। वे पूरी तरह से सक्रिय हैं, अपना रोजमर्रा का काम कर रही हैं, बस वे बट नहीं रही हैं। समझ गई। वे दोबारा तभी बटना शुरू करेंगी जब शरीर को कोई नुकसान पहुंचे और नई कोशिकाओं की सख्त जरूरत हो। ये शरीर का अपना एक सुरक्षित मैकेनिज्म है। अब हम तैयारी से आगे बढ़कर उस 5% वाले हिस्से की तरफ चलते हैं जहां असली काम होता है। नोट्स में अगला विषय है सूत्री विभाजन, एम फेज, माइटोसिस, समविभाजन। इसमें लिखा है वाई इक्वेशनल। जनक और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, वेयर मुख्य रूप से द्विगुणित डिप्लॉयड कायिक कोशिकाओं में। इस पूरी प्रक्रिया को एक नजर में देखने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है विभाजन की 4 अवस्थाएं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इसे समविभाजन या इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि बंटवारे के बाद जो 2 नई कोशिकाएं मिलती हैं उन दोनों को बिल्कुल बराबर हिस्सा मिलता है। किसी के पास भी गुणसूत्र कम या ज्यादा नहीं होते। ये विभाजन मुख्य रूप से हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होता है, जिन्हें कायिक कोशिकाएं या सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। अब इन चारों अवस्थाओं को गहराई से समझने का समय है। पहली अवस्था के बारे में नोट्स में लिखा है 1, पूर्वावस्था, प्रोफेज। हाँ, इसके बिंदु हैं गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन, तारक काय, सेंट्रोसोम विपरीत ध्रुवों की ओर चलते हैं, तरकु तंतु स्पिंडल फाइबर्स का निकलना, डिसअपियरेंस बॉक्स गायब हो जाते हैं, गोल्जी काय, अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रिका केंद्रक आवरण। इस बदलाव को करीब से देखने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है अर्ली और लेट पूर्वावस्था। अर्ली पूर्वावस्था में कोशिका के अंदर बिखरा हुआ धागा, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, अब धीरे धीरे स्पष्ट और मोटे गुणसूत्रों में बदल रहा है। बिल्कुल। जैसे जैसे ये अवस्था आगे बढ़ती है, कोशिका के अंदर की दीवारें जैसे केंद्रक का आवरण और बाकी अंग जैसे गोल्जी काय गायब होने लगते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब किसी कमरे में कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन या बंटवारे का काम करना हो तो बीच की दीवारों और फालतू सामान को कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है ताकि काम में कोई रुकावट ना आए। कमरे की सफाई हो गई है,
अब अगली अवस्था आती है दो मध्यावस्था, मेटाफेज। हाँ, नोट्स में इसके बारे में बताया गया है। केंद्रक आवरण पूरी तरह गायब, काइनेटोकोर गुणसूत्र बिंदु पर स्थित संरचना जिससे तर्कुतंतु जुड़ते हैं, मेटाफेज प्लेट, सभी गुणसूत्र मध्य रेखा इक्वेटर पर एक पंक्ति में, गुणसूत्रों की आकृति के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था। अनुशासन के इस बेहतरीन दृश्य को देखने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, सारे गुणसूत्र बीचों बीच एक सीधी लाइन में खड़े हो गए हैं। ये बिल्कुल स्कूल की प्रार्थना सभा जैसा है, जहां सारे बच्चे एक सीधी कतार में खड़े हो जाते हैं। एकदम लाइन में। इस सीधी लाइन को मेटाफेज प्लेट कहते हैं और दोनों तरफ से आए तर्कुतंतु इन गुणसूत्रों के बीच वाले हिस्से यानी काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। अगर किसी को माइक्रोस्कोप के नीचे गुणसूत्रों का आकार देखना हो तो ये सबसे बेहतरीन समय होता है, क्योंकि वे बिल्कुल स्पष्ट और एक लाइन में सजे होते हैं। अब जब सब लाइन में लग गए हैं तो बंटवारे की अगली प्रक्रिया शुरू होती है। नोट्स के अगले भाग में दो अवस्थाएं एक साथ दी गई हैं। 3 पश्चावस्था एनाफेज और 4 अंत्यावस्था टीलोफेज। बिल्कुल, पढ़िए। इसमें लिखा है पश्चावस्था गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं, अर्ध गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर, भुजाएं पीछे की ओर V, L, J, I शेप्स। अंत्यावस्था ये पूर्वावस्था का उल्टा है, गुणसूत्र असंगठित हो जाते हैं, सब कुछ पुनः बन जाता है। इस खिंचाव और उसके परिणाम को समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, पश्चावस्था में तर्कुतंतु गुणसूत्रों को बीच से फाड़कर 2 हिस्सों में बांट रहे हैं और कोशिका के विपरीत कोनों की तरफ खींच रहे हैं। इस जोरदार खिंचाव के कारण गुणसूत्रों की भुजाएं पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे वे V, L या J आकार के दिखने लगते हैं। वहीं अंत्यावस्था के चित्र में साफ दिख रहा है कि कोशिका के दोनों किनारों पर वो सारा सामान वापस आ रहा है जो पूर्वावस्था में गायब हो गया था। कोशिका के 2 कोनों पर नए केंद्रक बनते दिख रहे हैं और गुणसूत्र वापस धागों के रूप में खुलने लगे हैं। ये वाकई पूर्वावस्था की बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। अंदर का बंटवारा तो हो गया, लेकिन पूरी कोशिका 2 हिस्सों में कैसे बंटती है? इसके लिए नोट्स में कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस का वर्णन है। जी, इसमें लिखा है केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका का 2 भागों में बंटना। प्राणी कोशिका खांच फरो बनती है बाहर से अंदर, पादप कोशिका कोशिका पट्टिका सेल प्लेट बनती है केंद्र से बाहर। एग्जाम अलर्ट, संग कोशिका सिंसीशियम। यदि कोशिका द्रव्य विभाजन न हो, उदाहरण नारियल का तरल भ्रूणपोष। इन दोनों अलग अलग तरीकों को देखने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। जानवरों की कोशिका बाहर से अंदर की तरफ पिचक कर टूट रही है, जिसे खांच बनना कहते हैं। चूंकि पौधों की कोशिका के बाहर एक सख्त दीवार होती है, वो पिचक नहीं सकती। हाँ, इसलिए पौधों की कोशिका में बिल्कुल बीच में एक नई दीवार यानी कोशिका पट्टिका बननी शुरू होती है, जो बाहर की तरफ बढ़ती है। यहां संकोशिका का उदाहरण बहुत ही रोचक है। जो नारियल का पानी हम पीते हैं, वो असल में ऐसी अवस्था है जहां कोशिका के अंदर केंद्रक तो हजारों बार बट गए, लेकिन बाहर का कोशिका द्रव्य नहीं बटा। इसलिए वो पानी एक तरल पदार्थ के रूप में रहता है, जिसमें अनगिनत केंद्रक तैरते रहते हैं। नारियल पानी का ये वैज्ञानिक पहलू बहुत ही दिलचस्प है। अब ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में इस पूरी प्रक्रिया का क्या महत्व है। नोट्स में सूत्री विभाजन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, बताया गया है। इसमें लिखा है वृद्धि, ग्रोथ, बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि, मरम्मत, सेल रिपेयर, अधिचर्म, आहार नाल का स्तर, रक्त कोशिकाएं, संतुलन, बैलेंस, केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात बनाए रखना। अनुपयोगों को असल जिंदगी से जोड़ने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पौधे का बड़ा होना, त्वचा की चोट का ठीक होना और एक तराजू। हमारे शरीर में रोज हमारी त्वचा की कोशिकाएं, पेट के अंदर की परत और खून की कोशिकाएं पुरानी होकर मरती हैं। उनकी जगह नई कोशिकाएं इसी सूत्री विभाजन से आती हैं। और तराजू ये दर्शाता है कि ये विभाजन कोशिका के अंदर केंद्रक और द्रव्य के बीच का संतुलन बनाए रखता है, ताकि कोशिका का आकार बहुत बड़ा होकर काम करना बंद न कर दे। अगर सम विभाजन इतना ही सटीक है और शरीर की वृद्धि के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तो क्या हमें किसी और तरह के विभाजन की जरूरत है? इसका जवाब नोट्स के अगले हिस्से में मिलता है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस न्यूनीकरण विभाजन। जी, यहाँ लिखा है पर्पस, लैंगिक जनन के लिए युग्मक गैमीट्स बनाना। की रूल्स, 1 गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है,
दो चक्र, अर्धसूत्री 1 और 2, 3 डीएनए प्रतिकृति केवल एक बार। रिजल्ट 4 अगुणित हैप्लॉइड कोशिकाएं। इस पूरी गणित को समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। एक 2n वाली कोशिका से अंततः 4n वाली कोशिकाएं बन रही हैं। इसे न्यूनीकरण या रिडक्शनल विभाजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी कर दी जाती है। जब माता पिता से बच्चों में गुणसूत्र जाने होते हैं तो पहले उन्हें आधा करना जरूरी होता है। अगर वे आधे नहीं होंगे तो बच्चे में जाकर वे दुगने हो जाएंगे और हर पीढ़ी में गुणसूत्र बढ़ते चले जाएंगे, जो संभव नहीं है। इसलिए युग्मक बनाते समय यह विभाजन गुणसूत्रों को आधा कर देता है। ये बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। इसमें 2 चक्र होते हैं। तो चलिए पहले चक्र की गहराइयों में चलते हैं। नोट्स में अगला विषय है अर्धसूत्री 1, पूर्वावस्था 1, पार्ट 1। पढ़िए। इसमें लिखा है तनुपट, लेप्टोटीन, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। युग्मपट, जाइगोटीन, सूत्र युग्मन, सिनैप्सिस, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे युगली, बाइवेलेंट कहते हैं। इस जटिल और अहम दोस्ती को देखने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। एक लाल और एक नीला गुणसूत्र आपस में एक जिप की तरह जुड़ रहे हैं। समजात गुणसूत्रों का मतलब है कि एक गुणसूत्र पिता की तरफ से आया है और एक माता की तरफ से। इस अवस्था में ये दोनों एक जैसे गुणसूत्र एक दूसरे के पास आके बिल्कुल एक जिप की तरह जुड़ जाते हैं और एक जोड़ा बना लेते हैं। इस जोड़े को ही युगली कहा गया है। ये दोस्ती आगे चलकर क्या रूप लेती है, ये नोट्स के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में है। अर्धसूत्री 1, पूर्वावस्था 1, पार्ट 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसमें लिखा है स्थूलपट, पैकेटीन, चारों अर्धगुणसूत्र टेट्रेड साफ दिखाई देते हैं। विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान। एंजाइम, रिकॉम्बिनेस, रिजल्ट आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशन। जीव विज्ञान के इस सबसे बड़े जादू को देखने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। लाल और नीले गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर क्रॉस बना रहे हैं। ये पूरे अध्याय का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल। जब ये दोनों गुणसूत्र पास आते हैं तो ये अपने कुछ हिस्सों की अदला बदली कर लेते हैं। इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से आनुवांशिक जानकारी आपस में मिल जाती है। यही एकमात्र कारण है कि दुनिया में कोई भी 2 भाई बहन जुड़वा को छोड़कर बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। जो विविधता हम इंसानों में देखते हैं वो सब इसी एक अवस्था की देन है। वाकई विविधता का ये रहस्य चौंकाने वाला है। अब इस पूर्वावस्था 1 के अंतिम चरण को पढ़ते हैं। अर्धसूत्री 1, पूर्वावस्था 1, पार्ट 3। जी। यहाँ लिखा है द्विपट, डिप्लोटीन, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन, काइजमेटा, कियाजमेटा, एक्स आकार की संरचना। नोट, कुछ कशेरुकी अंडकों में यह अवस्था वर्षों तक रहती है। पारगतिक क्रम, डाइकाइनेसिस, काइजमेटा का उपांती भवन, टर्मिनलाइजेशन, वे सिरों की ओर खिसकते हैं, केंद्रिका गायब। इस अंतिम चरण में यहाँ चित्र में दिखाया गया है वह एक्स आकार यानी कायजमेटा, जो अब धीरे धीरे किनारों की तरफ खिसक रहा है, जैसे कोई जुड़ी हुई रस्सी को सिरों से खोल रहा हो। यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। यहाँ नोट्स में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी गई है कि कुछ जीवों के अंडकों में यह अवस्था कुछ घंटों या दिनों की नहीं बल्कि कई महीनों और वर्षों तक रुकी रह सकती है। अंत में यह एक्स आकार पूरी तरह किनारों पर पहुंच जाता है और कोशिका आगे के विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, अब ये जोड़े अलग कैसे होते हैं? नोट्स में अगला विषय है अर्धसूत्री 1, मेटाफेज 2, टीलोफेज। इसमें लिखा है मेटाफेज 1, युगली मध्य रेखा पर, एनाफेज 1, क्रिटिकल, समजात गुणसूत्र अलग होते हैं। नोट, गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर नहीं टूटता। टीलोफेज 1, एंड इंटरकाइनेसिस, अंतराल अवस्था में डीएनए रेप्लिका नहीं होती। इस अलगाव को स्पष्ट रूप से देखने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। समजात गुणसूत्र पूरा का पूरा अलग हो रहा है, बीच से टूट नहीं रहा है। सूत्री विभाजन में हमने देखा था कि गुणसूत्र बीच से टूट जाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जी। यहाँ पूरा का पूरा लाल गुणसूत्र एक तरफ और नीला गुणसूत्र दूसरी तरफ जा रहा है। यही वो अहम जगह है जहाँ गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है।
इसके बाद थोड़ा आराम करने का समय होता है, जिसे अंतराल अवस्था कहते हैं। और ध्यान रहे कि यहाँ कोई नया डीएनए नहीं बनता। संख्या आदि होने के बाद अब आता है दूसरा चक्र, अर्धसूत्री विभाजन 2, मियोसिस 2। इसके बारे में लिखा है, कॉन्सेप्ट यह सामान्य सूत्री विभाजन के समान है। एनाफेज 2, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं। महत्व, एक, गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। 2, आनुवंशिक विभिन्नता विकास इवोल्यूशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अंतिम परिणाम के रूप में यहाँ चित्र में दिखाया गया है, कोशिकाएं फिर से बढ़ रही हैं और अंत में 4 कोशिकाएं बन रही हैं। ये दूसरा चक्र बिल्कुल पहले वाले सूत्री विभाजन जैसा ही होता है, जहां गुणसूत्र बीच से टूटते हैं। अगर हम पूरे अर्धसूत्री विभाजन के महत्व को देखें तो यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्य की हर आने वाली पीढ़ी में 46 गुणसूत्र ही रहें, और क्रॉसिंग ओवर के कारण जो बदलाव आते हैं वही बदलाव आगे चलकर जीवों के क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन का आधार बनते हैं। अब जब हमने दोनों तरह के विभाजन समझ लिए हैं, तो इन्हें एक साथ रखकर देखने का समय आ गया है। नोट्स में तुलना और महत्वपूर्ण तथ्य, कंपैरिजन इन फैक्ट्स की एक टेबल है। बिल्कुल। इसमें लिखा है, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, कायिक कोशिका बनाम जनन कोशिका, 2n से 2n बनाम 2n से n, नो वेरिएशन बनाम वेरिएशन। और इसके ठीक नीचे एक एग्जाम चीट शीट फॉर्मूलाज दी गई हैं, G1 2n 2c, S/G2 2n 4c, पोस्ट माइटोसिस 2n 2c, पोस्ट मियोसिस 1n 2c, पोस्ट मियोसिस 2 1c। ये चीट शीट किसी भी छात्र के लिए एक मास्टर की तरह है। इसे गणित के छोटे समीकरणों के रूप में आसानी से समझा जा सकता है। क्रोमोसोम को n और डीएनए की मात्रा को c माना गया है। G1 में सब सामान्य लेता है, 2n 2c। जैसे ही S और G2 में जाते हैं, गुणसूत्र उतने ही रहते हैं, लेकिन डीएनए डबल हो जाता है, 2n 4c। सूत्री विभाजन के बाद सब वापस पहले जैसा हो जाता है, 2n 2c। जी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के पहले चक्र यानी मियोसिस 1 के बाद गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, n 2c, और दूसरे चक्र मियोसिस 2 के बाद डीएनए भी आधा हो जाता है, n 1c। यह फॉर्मूला पूरे अध्याय का निचोड़ है। और अब हम इस गहराई से चर्चा के अंतिम पन्ने पर पहुंच गए हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन में लिखा है, कोशिका विभाजन केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का आधार है। एक एकल कोशिका से बहुकोशिकीय जीव का सफर इसी चक्र पर निर्भर करता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इस पूरी यात्रा के सारांश के रूप में यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक मनुष्य की परछाई के अंदर कोशिका का विभाजन। ये सारांश है कि कैसे एक सूक्ष्म कोशिका पूरे शरीर का निर्माण करती है। ये सिर्फ एक जैविक घटना नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति कितने बेहतरीन और अनुशासित तरीके से काम करती है। तो ये था कक्षा 11 के जीव विज्ञान के अध्याय 10 के पूरे नोट्स का लाइन दर लाइन गहराई से विश्लेषण। हमने देखा कि कोशिका कैसे तैयारी करती है, कैसे अपना सामान दोगुना करती है और कैसे अलग अलग तरीकों से बंटकर जीवन को आगे। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।